स्वागत है। आज हम अमेरिका की एक संस्था बेबी टू बेबी के काम को जरा गहराई से समझने वाले हैं। जी। ये जानकारी हमें संस्था के संस्थापकों के साथ हुई बातचीत के एक हिस्से से मिली है, जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे वो जरूरतमंद बच्चों तक मतलब बिल्कुल जरूरी सामान पहुंचाते हैं। हाँ। शुरुआत एक एक चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका जैसे देश में भी हर 2 में से 1 परिवार अपने बच्चों के लिए डायपर खरीदने में मुश्किल महसूस करता है? ये वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, और ये सिर्फ डायपर की बात नहीं है, ये गरीबी के एक पूरे चक्र से जुड़ा है। सोचिए, अगर माँ बाप के पास डायपर नहीं है बच्चे के लिए, तो वो बच्चे को डे केयर नहीं भेज सकते। सही बात है। और अगर बच्चा डे केयर नहीं जा सकता, तो फिर वो काम पर कैसे जाएंगे? बिल्कुल सही। ये जो डायपर नीड है, हम्म। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक आर्थिक समस्या की तरफ इशारा करती है। हाँ। आज हम यही देखेंगे कि बेबी टू बेबी ने इस जरूरत को कैसे समझा और वो इससे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। उनका मॉडल सिर्फ दान लेकर बांटने से कहीं ज्यादा आगे का है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स की, मशहूर हस्तियों के साथ कैंपेन किए और यहाँ तक कि खुद उत्पादन भी शुरू किया। ये जानना दिलचस्प है कि उन्होंने शुरुआत कैसे की, मतलब ये जरूरत पहचानी कैसे। जानकारी के अनुसार उन्होंने सीधे उन समुदायों से ही बात की जिनकी वो मदद करना चाहते थे। जी बिल्कुल। ये जानने के लिए कि उनकी सबसे बड़ी जरूरत असल में है क्या, उन्होंने ये नहीं माना कि उन्हें क्या चाहिए होगा। हाँ, और उन्हें पता चला कि डायपर की जरूरत सबसे ज्यादा है। और ये जो सुनने का तरीका है ना, ये उनके काम का एक स्थायी हिस्सा बन गया। अच्छा। जैसे एक बार उन्हें लगा कि बड़े महंगे वाले स्ट्रॉलर दान करना शायद अच्छा रहेगा। हाँ, लगता तो है। लेकिन जब उन्होंने लोगों से पूछा तो पता चला कि असल जरूरत तो हल्के, आसानी से फोल्ड हो जाने वाले सस्ते स्ट्रॉलर्स की थी। ताकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ले जा सके। बिल्कुल, जैसे बस वगैरह में ले जाना आसान हो। जमीनी हकीकत को समझना उनके लिए सबसे जरूरी रहा है। तो ये सुनना उनके काम करने के तरीके की बिल्कुल नींव बन गया, है ना? हाँ जी। लेकिन सिर्फ जरूरत समझने से तो काम नहीं चलता। उसे पूरा करने के लिए, खासकर इतने बड़े पैमाने पर, उन्होंने क्या अनोखे कदम उठाए? मतलब डायपर की जरूरत तो बहुत बड़ी होगी ना? हाँ, यहीं पर उनका जो इनोवेटिव अप्रोच है वो सामने आता है। डायपर की भारी मांग और बढ़ती कीमतों को देखते हुए उन्होंने सिर्फ दान पर निर्भर रहने के बजाय खुद ही डायपर बनाने का फैसला किया। खुद बनाने का? ये तो काफी बड़ा कदम है। हाँ, उन्होंने अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तैयार किया। इसका असर क्या हुआ फिर? असर बहुत बड़ा था। इस कदम से वो रिटेल कीमत के मुकाबले लगभग 80% कम लागत पर डायपर बना पाए। 80%? हाँ, इससे न केवल उनकी पहुंच बढ़ी, बल्कि वो अपने संसाधनों का कहीं बेहतर इस्तेमाल कर पाए। ये दिखाता है कि वो समस्या की जड़ तक जाने के लिए कितने गंभीर थे। ये तो हुई लागत कम करने की बात। क्या उन्होंने जागरूकता बढ़ाने या फिर पॉलिसी लेवल पर भी कुछ किया? हाँ, बिल्कुल। सामान मुहैया कराने के साथ साथ उन्होंने नियमों को बदलने की भी कोशिश की। उन्होंने कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में डायपर जैसी जरूरी चीज पर जो सेल्स टैक्स लगता है, उसे हटाने के लिए आवाज उठाई। और क्या वो सफल हुए? हाँ, उन्हें इसमें सफलता भी मिली। इसके लिए उन्होंने कुछ क्रिएटिव तरीके भी अपनाए थे शायद। मुझे याद आ रहा है वो ग्वेनेथ पॉल्ट्रो वाला कैंपेन। हाँ, वो एक बहुत ही क्या कहते हैं चतुर अभियान था। उन्होंने ग्वेनेथ पॉल्ट्रो के साथ मिलकर एक मजाकिया लग्जरी डायपर का विज्ञापन बनाया जिसमें हीरे जड़े हुए दिखाए गए थे। हाँ हाँ, देखा था। मकसद था लोगों का ध्यान इस गंभीर मुद्दे पर लाना कि डायपर जैसी बुनियादी जरूरत की चीज पर लग्जरी आइटम जैसा टैक्स क्यों लगना चाहिए। सही बात है। उस कैंपेन ने काफी हलचल मचाई और कई राज्यों को इस टैक्स पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। ये सब तो बहुत प्रभावशाली है वाकई में। लेकिन मुझे ये भी जानने में दिलचस्पी है कि क्या उनके सारे शुरुआती विचार काम कर गए? जैसे मुझे लगता है कि इस्तेमाल की हुई चीजें लेना सबसे अच्छा तरीका होगा, खासकर बच्चों के सामान के मामले में। क्या ये बड़े पैमाने पर काम आया? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीख थी उनके लिए। शुरुआत में उन्होंने भी यही सोचा था और लोगों से इस्तेमाल की हुई चीजें दान में ली भी। हाँ, इरादा तो नेक ही था। इरादा नेक था कि एक बच्चे की चीज दूसरे के काम आ जाए, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग निकली। उन्होंने पाया कि दान में मिली चीजों का केवल 1/3 हिस्सा ही वास्तव में इस्तेमाल करने लायक होता था। सिर्फ 1/3? हाँ, बाकी चीजों को छांटने, साफ करने और जो काम का नहीं है उसे हटाने में बहुत ज्यादा समय और संसाधन लग रहे थे, बर्बाद हो रहे थे। अच्छा, तो मतलब जो सुनने में अच्छा और आसान लगता है वो हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता, खासकर जब काम इतने बड़े स्केल पे हो रहा हो। कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। और उनके काम का नतीजा क्या रहा है अब तक? आंकड़े तो मैंने देखे, काफी प्रभावशाली लगते हैं। हाँ, आंकड़े वाकई में बहुत बड़े हैं। वे अब तक 45 करोड़ यानी 450 मिलियन से ज्यादा जरूरी चीजें बांट चुके हैं।
45 करोड़। जी, जिससे अमेरिका भर में 10 लाख से ज्यादा बच्चों को सीधे मदद मिली है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो जबरदस्त है, लेकिन क्या ये जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है? मतलब समस्या कितनी बड़ी है? यहीं पर हमें असल चुनौती का अंदाजा होता है। जैसा कि संस्थापकों ने खुद माना है, ये सब मिलकर भी जरूरत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही पूरा कर पाता है। अच्छा। अकेले उनके मुख्य सेवा क्षेत्र में ही सालाना लगभग 1.5 अरब मतलब 1.5 बिलियन डायपर की जरूरत का अनुमान है। 1.5 अरब? सिर्फ एक इलाके में। हाँ, तो ये दिखाता है कि समस्या असल में कितनी विशाल है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। नेक इरादे रखना एक बात है, लेकिन जमीनी हकीकत को समझकर, लगातार सीखते हुए और सही सिस्टम बनाकर मदद को प्रभावी ढंग से बड़े पैमाने पर पहुंचाना बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, बेबी टू बेबी की कहानी दिखाती है कि ये संभव है, पर आसान बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से। उनकी कहानी इस बात पर भी रोशनी डालती है कि किसी समस्या की गहरी समझ होना, प्रभावित लोगों की बात सुनने की इच्छा रखना और जरूरत के हिसाब से अपने तरीकों को बदलने का लचीलापन, ये कितना महत्वपूर्ण है अगर हम वाकई में बड़े पैमाने पर कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे एक संगठन ने एक बुनियादी जरूरत, डायपर नीड को पहचाना और फिर उससे निपटने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई। समुदायों को सुनना, खुद मैन्युफैक्चरिंग करके लागत कम करना, पॉलिसी बदलने की वकालत करना और लगातार सीखते रहना। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि समाज की अन्य बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह के कौन से मॉडल अपनाए जा सकते हैं। खैर, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।